Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 6 of geography that is manufacturing industries। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा है। हमने सबसे पहले देखा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम कौन से अलग अलग बेसिस पर कर सकते हैं। फिर हमने कुछ मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात की और कुछ मेजर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को समझा। आज के पार्ट में हमें यह समझना है कि इन इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से कौन से अलग अलग पॉल्यूशन होते हैं, कैसे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। साथ ही हमें यह भी समझना है कि इस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से कौन कौन से मेजर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का यूज करके, अलग अलग केमिकल्स का यूज करके, अलग अलग इनपुट का यूज करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसकी वजह से अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, साथ ही बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी मात्रा में धुआं प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपने एटमॉस्फेयर में जाकर बड़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन करते हैं। ये इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल्स का यूज करके इन केमिकल युक्त वेस्ट वाटर को अपने आसपास की वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में डाल देते हैं, जिससे कि उनका पानी बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही ये जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे सॉलिड वेस्ट को जनरेट करते हैं, बहुत सारे एफ्लुएंट्स को जनरेट करते हैं और आसपास ऐसे ही जमीन पर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का लैंड खराब हो जाता है, लैंड पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसे लैंड डिग्रेडेशन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं जो लगातार काम कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज आती है, जो कि अनबियरेबल होती है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में नॉइस पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहां से बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन ये अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड भी करती है। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो पॉल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी बड़ी मात्रा में करती है। तो कौन कौन से मेजर पॉल्यूशन करते हैं ये इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज? इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है और नॉइस पॉल्यूशन होता है बड़ी मात्रा में। एक एक करके इन चारों पॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को आसान भाषा में समझे तो अपनी एयर में अनडिजायरेबल मटेरियल चले जाना, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। तो कुछ गैसेस तो एटमॉस्फेयर में होती है, एक हद तक गैसेस होना ठीक होता है, लेकिन कुछ गैसेस की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से एयर पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ अनडिजायरेबल गैसेस है, इनका एक हद से ज्यादा बढ़ जाना एयर पॉल्यूशन करता है बड़ी मात्रा में। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। तो कुछ एयरबॉर्न
पार्टिकुलेट्स भी होते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, स्प्रे मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया। ये कुछ पार्टिकुलेट मैटर है जिसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। ये जो स्मोक होता है वो मेनली केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज से बड़ी मात्रा में निकलता है। जो ब्रिक किल्स है वहां से भी बड़ी मात्रा में धुआं स्मोक निकलता है। रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, साथ ही अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल का जलने की वजह से भी बड़ी मात्रा में स्मोक निकलता है जो कि एयर पॉल्यूशन करता है। ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है? हमने देखा था फॉसिल फ्यूल में आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये फॉसिल फ्यूल जो है वो प्लांट और एनिमल मटेरियल के डीकंपोजिशन की वजह से बनते हैं। तो इन फॉसिल फ्यूल को जलाने से, बड़े बड़ी फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में इन फॉसिल फ्यूल को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं बनता है, बड़ी मात्रा में स्मोक बनता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस विथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कुछ टॉक्सिक गैस का लीकेज हो जाता है कभी कभार, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन होता है। साथ ही ये जो टॉक्सिक गैस है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, प्लांट हेल्थ के लिए और पूरे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस इफेक्ट लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म हैजार्डस इफेक्ट लेके आते हैं। तो एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। इस एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिलता है। एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, इन पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिलता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसी के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, उन पे भी नकारात्मक नेगेटिव असर हमें देखने को मिलता है और पूरे एटमॉस्फेयर ही खराब होने लगता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब अपने वाटर सोर्सेज में कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल चले जाना, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है, खराब हो जाता है पानी, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए। इनका यूज करने के बाद इन केमिकल्स को, इन एफ्लुएंट्स को आसपास की जो वाटर बॉडी है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इनमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से इस रिवर्स, पॉन्ड्स का पानी खराब हो जाता है, केमिकल युक्त हो जाता है, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि बड़ी मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करती है? वो है पेपर इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज है ये भी बड़ी मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज ये भी बड़ी मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा टैनरीज, बेसिकली जो चमड़ा उद्योग है वो भी वाटर पॉल्यूशन में एक मैन कल्प्रिट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, इनसे भी बड़ी मात्रा में वाटर पॉल्यूशन होता है। These industries let out waste and effluents into the water bodies। तो ये जो इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेट को बिना साफ किए ही, बिना उसको रिफाइन किए ही अपने आसपास की वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनका पानी खराब हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाए। तो कौन कौन से मटेरियल जनरली ये इंडस्ट्रीज डालती है? डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, अलग अलग प्रकार के हैवी मेटल जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया। ये अलग अलग मटेरियल, ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज वाटर बॉडीज में डालकर उनके वाटर को पॉल्यूट करती है। साथ ही वाटर पॉल्यूशन में कुछ सॉलिड वेस्ट का भी बड़ा योगदान होता है जो कि इन इंडस्ट्रीज से निकलता है। ये जो इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग प्रकार के सॉलिड वेस्ट को आसपास की जमीन में ऐसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूट तो होता ही है, लेकिन जब रेन वाटर या अलग अलग वाटर सोर्सेस से पानी बहता हुआ इन सॉलिड वेस्ट से होके गुजरता है तो वो पानी भी गंदा हो जाता है और अल्टीमेटली वो पानी आसपास की वाटर बॉडी में जाएगा और उन वाटर बॉडी के वाटर को भी पॉल्यूट कर देगा। तो मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया कौन कौन से हैं? फ्लाई ऐश हो गया, फॉस्फोजिप्सम हो गया, आयरन एंड स्टील स्लैग्स हो गया। ये
कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया है। भारत में मेजरली ये सॉलिड वेस्ट है जो कि लैंड को पॉल्यूट करने के साथ साथ वाटर को भी बड़ी मात्रा में पॉल्यूट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन से जुड़ा एक और कंसेप्ट है, एक और पॉल्यूशन है, वो है थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब पानी का, वाटर का टेम्परेचर एक हद से ज्यादा बढ़ जाना, जो कि वहां की बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये वाटर का थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है? ये इंडस्ट्रीज बड़ी मात्रा में पानी का यूज करती है। बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वो बड़ी मात्रा में इनपुट के रूप में ठंडे पानी का, कूल वाटर का यूज करते हैं। और यूज करने के दौरान ये जो कूल वाटर है वो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, इस गर्म पानी को आसपास की वाटर बॉडीज में बिना ठंडा किए ही डाल देती है, जिसकी वजह से इन वाटर बॉडीज के वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। और ये थर्मल पॉल्यूशन वाटर की क्वालिटी को खराब करते हैं और इनकी जो बायोडायवर्सिटी है, एक्वेटिक लाइफ है, उनको बड़ी मात्रा में नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो जो गर्म पानी है उसको बिना कूल किए ही आप आसपास की वाटर बॉडीज में डाल दोगे तो थर्मल पॉल्यूशन हो जाएगा उस पानी का। तो हॉट वाटर जनरली कहां कहां से आता है? फैक्ट्रीज से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से बड़ी मात्रा में ये गर्म पानी आता है। तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स होता है और बड़ी मात्रा में मिसकैरेज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अलग अलग वेपन बनाने की जो फैक्ट्री है, वो अपना वेस्ट इधर उधर डाल देते हैं, बेसिकली पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बेसिकली ह्यूमंस में। थर्ड टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब कि लैंड में अनडिजायरेबल मटेरियल डाल देना, सॉलिड वेस्ट डाल देना, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसके सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड पॉल्यूशन। तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। तो वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सॉइल पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, तो सामने वाटर पॉल्यूशन भी हमें बड़ी मात्रा में भी देखने को मिलेगा। और यदि वाटर पॉल्यूशन होगा तो दूसरी तरफ सामने हमें लैंड पॉल्यूशन भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो सॉइल बिकम्स यूजलेस ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेरियस वेस्ट। तो जो सॉइल है, जो लैंड है, वो यूजलेस हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग जीरो के बराबर आ जाएगी जब इसमें हम अलग अलग प्रकार के सॉलिड वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं। जैसे कि ये जो इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग प्रकार के ग्लास मटेरियल को ऐसे ही डंप कर लेते हैं, हार्मफुल केमिकल्स को ऐसे ही डंप कर लेते हैं, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं वो भी ऐसे ही लैंड पर डाल दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ऐसे ही पैकेजिंग मटेरियल्स, गार्बेज, इनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे लैंड को पॉल्यूट करेगा, लैंड की प्रोडक्टिविटी को जीरो बना देगा। रेन वाटर परकोलेट्स टू द सॉइल carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है जो जमीन पे पड़ा रहता है वो लैंड को तो पॉल्यूट कर ही रहा है, साथ ही जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी इन पॉल्यूटेंट्स को लेकर जमीन के अंदर परकोलेट हो जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। और ग्राउंड के अंदर क्या है, ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाता है। तो सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत मजबूती से एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि हमें लैंड पॉल्यूशन, ग्राउंड पॉल्यूशन को कम करना है तो हमें वाटर पॉल्यूशन को भी कम करना पड़ेगा, और यदि हम वाटर पॉल्यूशन को कम करना है तो सामने हमें लैंड पॉल्यूशन, ग्राउंड पॉल्यूशन को भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है नॉइस पॉल्यूशन। मतलब एक हद से ज्यादा साउंड का हो जाना, जिसको ह्यूमन बियर नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। तो अनवांटेड साउंड को ही बोला जाता है नॉइस पॉल्यूशन। इट इज एन
इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है इस नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। तो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साउंड होता है, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन होता है। ये जो मशीनरी है, अलग अलग फैक्ट्री इक्विपमेंट्स है, जनरेटर्स है, जो वुड्स के सॉज है, इलेक्ट्रिकल जो ड्रिल्स है, इनकी वजह से बड़ी मात्रा में नॉइस पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है लोगों में, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, मतलब सुनने में समस्या या बहरापन भी हो सकता है। साथ ही हार्ट रेट भी बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं इस नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। तो नॉइस पॉल्यूशन को हम इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, भाव नहीं देते हैं, लेकिन नॉइस पॉल्यूशन एक खतरनाक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट कितना ज्यादा डिग्रेड होता है। अगर 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर है और उस 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर को आप ऐसे ही आसपास के वाटर रिसोर्सेज में, जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में डाल दोगे, तो उन रिवर या पॉन्ड्स के वाटर जो कि फ्रेश वाटर है, उसका 8 लीटर खराब हो जाएगा। 1 लीटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर की वजह से 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर खराब हो रहा है। यानी कि पॉल्यूशन की वजह से अपने नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को, अलग अलग टाइप को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो 1 लीटर यदि खराब गंदा पानी आप फ्रेश वाटर में डाल रहे हो, तो सामने 8 लीटर फ्रेश वाटर अपना गंदा हो जाएगा। So it is necessary to reduce industrial pollution of fresh water to conserve water resource and overall environment। इसीलिए हमें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने की, कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि अपने नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व कर सके और ओवरऑल एनवायरमेंट को भी हम कंजर्व कर सके, ओवरऑल एनवायरमेंट को हम बचा सके। तो देखते हैं हम कैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और बेसिकली फ्रेश वाटर के पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ सजेशन बताए गए हैं। फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग वाटर यूज फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। तो इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में पानी का यूज होता है और ये इंडस्ट्रीज इन पानी में केमिकल्स मिला के अपने प्रोसेसेस को करने के लिए इन पानी में केमिकल्स को मिलाकर आसपास की वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इंडस्ट्रीज में पानी का बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। इस केमिकल युक्त पानी को आसपास की फ्रेश वाटर बॉडी में डालने की बजाय इसको रिसाइकल करो, इसको साफ करो, और जब वापस पानी साफ हो जाए तो वापस इंडस्ट्री में ही यूज कर लो। तो एक तो साफ पानी यूज में नहीं आएगा, कम यूज में आएगा, और साथ ही वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री में इसका यूज आ सके। थर्ड हम ये कर सकते हैं, treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds। तो इंडस्ट्री में जब हम पानी का यूज कर रहे हो, उसके बाद जब ये पानी गर्म हो जाए, तो इस गर्म पानी को सीधा ही आप वाटर बॉडीज में नहीं डालो, इसको कूल करके, इसको ठंडा करके डालो, ताकि थर्मल पॉल्यूशन ना हो। और साथ ही इंडस्ट्रियल यूज के बाद ये जब पानी एफ्लुएंट्स युक्त हो जाता है, तो एफ्लुएंट्स को साफ करके, उसको रिफाइन करके फिर आप आसपास की वाटर बॉडीज में डालो, नहीं तो आप खुद ही इसको रीयूज भी कर सकते हो। अब इस
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को साफ करने के लिए 3 फेज यहां पर बताए गए हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज टर्शरी ट्रीटमेंट। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो मैकेनिकल माध्यम से किया जाता है, मैकेनिकल मीन से किया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन शामिल है। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है, और जो टर्शरी ट्रीटमेंट है उसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस शामिल होते हैं, और इसी में वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग भी शामिल होता है। तो पानी को एफ्लुएंट से मुक्त करने के लिए बेसिकली 3 फेज में काम किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं। Overdrawing of groundwater reserves by industry needs to be regulated legally. तो इंडस्ट्रीज को पानी की जरूरत पड़ती है, बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, और इंडस्ट्रीज क्या करती है, जमीन के अंदर के पानी को, ग्राउंड वाटर को बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो इस ग्राउंड वाटर से ये जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बेसिकली इंडस्ट्रीज द्वारा उनको कुछ रेगुलेशन करने की जरूरत है, उनको लीगली रेगुलेट करने की जरूरत है, और उन एरिया में तो बहुत ज्यादा जरूरत है जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड। तो एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर जाते हैं बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के द्वारा, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। तो हम बेसिकली इन फैक्ट्रीज में जहां से धुआं निकलता है, जिन चिमनियों से धुआं निकलता है, एक तो उन चिमनियों को हम बहुत हाइट पे कर सकते हैं, और दूसरा इन पे हम कुछ स्मोक स्टैक्स भी लगा सकते हैं अलग अलग टाइप के, जिसकी वजह से जो धुआं ये इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज एनवायरमेंट में, एयर में डाल रही है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर छन जाए, एयर में न जा सके। तो इस माध्यम से भी हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में कोल की बजाय हम गैस और ऑयल का यूज करें एज ए फ्यूल, तो भी स्मोक की मात्रा रिड्यूस हो सकती है। हाँ, जीरो तो नहीं होगी, लेकिन कोल की तुलना में इसे हम कम कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर्स। तो जिन इक्विपमेंट से, जिन मशीनरी से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, उसमें साइलेंसर लगाया जा सकता है ताकि नॉइस पॉल्यूशन कम हो सके, रिड्यूस हो सके। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द नॉइस। तो लगभग हर प्रकार की मशीन को रीडिजाइन किया जाना चाहिए ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सके, मतलब कम एनर्जी में ये मशीन ज्यादा काम कर सके, साथ ही नॉइस पॉल्यूशन को भी कम किया जा सके। साथ ही नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स अपने कानों पर कुछ हेडफोन टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्री में बहुत तेज आवाज हो रही होती है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा होता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ हेड गियर लगाते हैं। तो पर्सनल हेड गियर के साथ साथ कुछ ऐसे मटेरियल का भी यूज किया जा सकता है इंडस्ट्री में जो कि नॉइस को बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके, नॉइस को ज्यादा बाहर न आने दे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि हमें करना है तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि अपने एनवायरनमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस हमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन भी करना होगा। अब इसी दिशा में एक इंपॉर्टेंट कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसने अलग अलग स्टेप्स उठाकर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इंडिया की मेजर
पावर जनरेशन कंपनी में से एक है। इसके पास एक आईएसओ सर्टिफिकेशन है ईएमएस 14001, जो कि बेसिकली अच्छे से एनवायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए कंपनियों को दिया जाता है। यानी कि एनटीपीसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तो कर ही रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ही रही है, लेकिन सामने एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए भी अलग अलग स्टेप्स उठा रही है। द कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्स। तो इस एनटीपीसी ने, इस कॉर्पोरेशन ने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपनाया है ताकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा सके, प्रिजर्व कर सके, और साथ ही जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी बचा सके। जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, अलग अलग टाइप के फ्यूल्स हो गए, इनको बचाने के लिए ये अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना रहा है, और पर्टिकुलरली उन एरिया में जहां पर ये अपने थर्मल पावर प्लांट स्टेब्लिश करता है। तो इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन और साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोनों को एक साथ करने में सक्सेस हो पाए हैं। तो पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो इन्होंने, इनके पास जो इक्विपमेंट्स है उनको समय समय पर अपग्रेड किया है, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है ताकि इक्विपमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा हो सके, मतलब कम एनर्जी में ये ज्यादा काम कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। सेकंड है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। भाई एनटीपीसी जो जनरली पावर जनरेशन का काम करता है, अब पावर जनरेशन ये कोल के माध्यम से करता है, और कोल का यूज करके ये थर्मल पावर प्लांट जो है वो बड़ी मात्रा में ऐश प्रोड्यूस करते हैं, और यदि इस ऐश को, इस राख को आसपास ऐसे ही डाल दिया जाए तो लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा, बड़ी मात्रा में वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो एनटीपीसी है उसने इस ऐश को अच्छे से यूटिलाइज किया है ताकि वेस्ट जनरेशन कम हो सके और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जा सके। थर्ड है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन किया है, बहुत सारे पेड़ लगाए हैं ताकि एनवायरमेंट साफ रह सके इनके आसपास के प्लांट्स का। साथ ही रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए भी इन्होंने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि ऐश पॉन्ड का मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, मतलब जिस पॉन्ड में इन्होंने ऐश को डाला है, ऐश को डालते आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि इस ऐश की वजह से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। साथ ही ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाया है ताकि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन ज्यादा ना हो सके। साथ ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इस इंडस्ट्री से, इस कॉर्पोरेशन से जो लिक्विड वेस्ट इधर उधर डाल दिया जाता है उसको सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है ताकि वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन न हो या रिडक्शन उसका हो सके। साथ ही इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं इस कॉर्पोरेशन की वजह से आसपास के एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। समय समय पर इस चीज को रिव्यू किया जाता है और इसका ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाता है, उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है ताकि समय समय पर हर पावर स्टेशन का, एनटीपीसी के हर पावर स्टेशन को देखा जा सके कि कहीं ये एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस एनटीपीसी ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज के माध्यम से हमें यह बताया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इस तरीके से चलाया जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के साथ साथ ये एनवायरमेंट को भी बचा सके। तो आज के पार्ट में अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है, हमने समझा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से कौन से अलग अलग पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, और इन पॉल्यूशन को हम, इस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को हम अलग अलग स्ट्रेटेजी से कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में जो भी पढ़ा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रीज आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू वाटर पॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि बड़ी मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ए टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज, बी केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, सी
पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि ये सारी ही इंडस्ट्रीज बड़ी मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करती है, यानी कि अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि इनमें से थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या नहीं होता है, कौन सा रिजल्ट थर्मल पॉल्यूशन की वजह से नहीं आता है। ए, इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर, बी, डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, सी, एनहांस्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि थर्मल पॉल्यूशन की वजह से वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, एक्वेटिक लाइफ भी खराब होती है, एनहांस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, भाई एक्वेटिक प्लांट्स का एनहांस ग्रोथ नहीं होगा बल्कि उनका ग्रोथ तो कम हो जाएगा। ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये तो उल्टी बात बोल रहा है। यही अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर बी रिड्यूस्ड। बोला जा रहा है कि एयर में हम पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कम कर सकते हैं। ए, बाय एनहांसिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, B, by using electrostatic precipitators in factories, C, by burning more fossil fuels, D, by increasing air traffic। भाई यदि आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाओगे तो एयर ज्यादा पॉल्यूट होगी, आप फॉसिल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा जलाओगे तो इससे भी एयर बड़ी मात्रा में पॉल्यूट होगा, यदि आप एयर ट्रैफिक या जनरली ट्रैफिक को बढ़ाओगे तब भी एयर पॉल्यूट ज्यादा होगा। तो एयर पॉल्यूट को कम कैसे किया जा सकता है, आप फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स लगाओ ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।